नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। और जो है आप सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इसके पहले 2 क्लासेस को किया था, बट इसके बीच में जो समय लगा क्लास को करने में, तो वो कारण यह था कि ये जो माइक मैंने आज यूज़ कर रखी है, ये माइक नहीं था। तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया और उसके आने में थोड़ा देर लग गई, इसलिए मैं क्लास को थोड़ा देर में स्टार्ट हुई। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अब जो है क्लासेस कंटिन्यू होंगी। ठीक है, और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। वो पूछना यह है कि आप लोग बताइए हमें कि साइंस मैं पढ़ा रहा हूँ, साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं आपके अलग अलग, देखा जाए तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो मैं 3 सब्जेक्ट के जो है अलग अलग वीडियो साथ में दूंगा। ठीक है, आप लोगों को। और इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि जो है आपका जो कोर्स है वो थोड़ा जल्दी जो है हो जाए। तो इसके लिए आप लोग ये मुझे बताइए कि मैं क्या सोशल स्टडी स्टार्ट करूँ क्लास? अगर सोशल स्टडी आप बोलें तो मैं सोशल स्टडी स्टार्ट करूं, और सोशल स्टडी में आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मुझे कौन सा पार्ट जो है सोशल स्टडी का करना है। ठीक है, पहले आप बोलेंगे ज्योग्राफी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, कोई भी अगर जो भी आप बोलेंगे, इकोनॉमिक्स, मैं उनमें से सारे जो आप बताएंगे पहले मैं उस टॉपिक को उस जो है सब्जेक्ट्स को मैं स्टार्ट करूँगा पढ़ाना। ठीक है, और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जो है एनसीईआरटी में पढ़ाऊँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी के लिए आप ये मुझे बताइएगा कि मैं 6 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करूँ? ठीक है, अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि मैं 6 की क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करूं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो क्लासेस चल रही हैं इन सभी की पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम जो है आप जो यूट्यूब चैनल का नाम है न्यू मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप यही डालेंगे टेलीग्राम चैनल पे, सर्च करेंगे और वो आपको शो हो जाएगा चैनल। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने कम्युनिटी पे क्यूआर भी लगा रखा है, आप वहाँ से क्यूआर को स्कैन करके आप जो है ये टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अदर चीज़ें हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। और मैं अभी चैनल मेरा नया नया है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा ताकि मैं भी आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज दे सकूं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरा सपोर्ट करिएगा। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। मैंने इसके पहले क्लासेस में मैंने 2 क्लासेस ले रखी है। उन दोनों क्लासेस में मैंने ये बताया कि जो रासायनिक समीकरण है ये क्या होती है, और इसके रासायनिक समीकरण से पहले मैंने कुछ टॉपिक ये बताए थे कि जो भौतिक परिवर्तन क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है, और रासायनिक समीकरण को कैसे संक्षिप्त में रूप में लिखना है और कैसे विस्तृत रूप में लिखना है। मैंने इन सभी विषयों पर मैंने बता रखे हैं, और रासायनिक समीकरणों को लिखने के लिए किन किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है मैंने इस विषय में भी पढ़ा चुका हूँ आगे। ठीक है, तो अब मैं जो है आप लोगों को जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ स्टेप्स हैं, मैं उन स्टेप्स को बताऊंगा। ठीक है, तो मैं स्टेप्स को बताता हूं। आप लोग अगर चाहते हैं कि साथ साथ नोट्स बनाना तो आप साथ साथ भी बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में, साथ साथ नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग क्या करिएगा, जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और वहाँ पर मैं पीडीएफ दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जो है नोट्स को बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे केवल पीडीएफ में क्लास से जो है नोट्स बनाऊंगा, मैं यहाँ से केवल वीडियो देख के समझूंगा, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक फ़ायदा आप लोगों को और मैं बता दूं कि मैं एमसीक्यू भी दूंगा टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। आप लोग
अगर टेलीग्राम से ज्वाइन होते हैं तो आपको डेली के डेली MCQ भी सॉल्व करने को मिलेंगे। और इसके अलावा मैं उस पर जो प्राइवेसी लगी है, प्राइवेसी को जो है आप लोग बताइएगा तो मैं एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा और उसमें आप लोगों को ऐड कर दूंगा। और ऐड करने के बाद उसमें मैं क्या करूँगा कि आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन भी डालूँगा, या फिर आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन जो है एक टेलीग्राम की जो प्राइवेसी है उसको हटाकर मैं आप सभी लोगों के लिए खोल दूंगा और उस पर मैं क्वेश्चन दूंगा। आप लोग क्वेश्चन को लिख करके आप लोग उस पर डालेंगे और मैं चेक करूंगा। उसके बाद इससे क्या होगा, आप लोगों की पढ़ाई में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी और आप लोग उस पर ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप स्टडी कहने का मतलब ये, आप लोग कोई टॉपिक, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को, तो उस टॉपिक को आप डालेंगे। जैसे किसी बच्चे को उस टॉपिक से वो टॉपिक जो है क्लियर है, तो आप लोगों को वो वहाँ से आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये थोड़ा इससे क्या होगी, जो पढ़ाई है आपकी बेस्ट होगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मैंने इतना कुछ बताया, आप लोग ज़रूर करिएगा। और मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये जो है मेरा यूट्यूब चैनल नया है, इसलिए आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि सभी आने वाली जो क्लासेस हैं आप लोगों को तुरंत मिले। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैंने इसके पहले जो जो चीज़ें पढ़ाई थी अब मैं उसके आगे से क्लासेस को स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैंने इसके पहले जो चीज़ें बताई थी उसमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के विषय में मोटे तौर पर मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। अब आप लोगों को उन्हीं चीज़ों को विस्तार में बताता हूँ। ठीक है, तो क्या है, रासायनिक समीकरण को क्या लिखा है कि समीकरण 1.3, जो 1.3 मतलब 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। ठीक है, मतलब कोई कहने का मतलब आप लोगों को मैं इधर ही बता दे रहा हूँ। जैसे क्या है, Zn प्लस 1 मिनट मैं आपको वही दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, PDF वही समीकरण है। ये क्या है, Zn H2SO4। ठीक है, क्या है, Zn H2SO4। तो Zn H2SO4 में क्या है, आपको देखना है कि जो Zn है उसके कितने Zn के कितने परमाणुओं की संख्या है आपको ये देखना है। तो Zn में कितने हैं, 1। ठीक है, H2 मतलब 2 हैं, सल्फ़र के H2SO मतलब SO4 के 4 हैं। तो आप लोगों को देखना है क्या जो इधर जो उत्पाद बना है, क्या उत्पाद में ही इतने ही परमाणु इतने ही चीज़ें उपस्थित हैं, आप लोगों को ये देखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या Zn 1 है, तो Zn 1 है, S2 H2। ठीक है, SO4 मतलब कहने का मतलब इसमें सारी चीज़ें हैं, जितना इधर है उतना ही इधर है। तो ये क्या होगी, समीकरण आपकी संतुलित समीकरण है। अब आप लोगों को मैं इसमें जो अब चीज़ें पढ़ना है वो पढ़ना ये है कि इस रासायनिक समीकरणों को आखिर इसमें तो संतुलित है, चलो ठीक है, छोटी छोटी समीकरण होंगी हम संतुलित कर लेंगे। अगर कोई बड़ी समीकरण आती है तो आप कैसे उसे संतुलित करेंगे, आपको इन सब चीज़ों के विषय में हम विस्तार में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अब आगे की समीकरण क्या होंगी, आपको आगे मान लीजिए कोई बड़ी समीकरण आ रही है तो आपको कैसे उन्हें जो है संतुलित करना है, इस विषय में इसमें आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या है, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले प्रत्येक सूत्रों के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, जैसे कि इसमें बना रखा है, आपको इसी तरीके से क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है समीकरण के चारों ओर। ठीक है, समीकरण के चारों ओर आपको बॉक्स बना लेना है और बॉक्स जो आप बनाएंगे उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। कहने का मतलब जो ज्यों का त्यों आपको लिख लेना है, जैसे जैसे उसमें दे रखा है। अगर Fe दे रखा है तो आपको Fe को ही लिखना है और बॉक्स में बंद कर देना है। फिर H2O लिखना है,
H2O है तो H2O को बॉक्स में बंद कर लीजिए। Fe3 है, Fe3O4 है, Fe3O4 को आपको बॉक्स में बंद कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार के मतलब कहने का मकसद ये है कि जो ऊपर समीकरण, जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है, आपको सेम उसी इक्वेशन को केवल बॉक्स में बंद कर लेना है। अब दूसरे चरण में क्या करना है, दूसरे चरण में आपको ये देखना है कि जो आपने समीकरण को बॉक्स में बंद कर रखे थे, उनमें ये देखना है कि जो उसमें परमाणु हैं वो अभिकारक के हैं, अभिकारक या उत्पाद के उनमें जो परमाणु दे रखे हैं, उनको आप जो है परमाणुओं की संख्या जो है अलग अलग आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसे LHS साइड में जो होंगे, LHS साइड, ठीक है, LHS साइड और RHS साइड। अब LHS साइड और RHS साइड में जो भी परमाणु हैं, आपको उनके जो है संख्या को, परमाणु संख्या को आपको निकाल लेना है, ठीक है। परमाणुओं की संख्या निकालने के बाद उससे जो है क्या होगा कि आपको ये पता हो जाएगा कि इनमें जो है उत्पाद में कितने परमाणुओं की में कमी है और जो है अभिकारक में कितने परमाणुओं की कमी है। इन सब चीज़ों के विषय में आपको पता चल जाएगा अगर आप ऐसा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो Fe में क्या है, Fe केवल है, Fe लिखा है, मतलब Fe में केवल एक Fe है, ठीक है, तो 1 Fe। उसके बाद क्या है आपका जो उत्पाद के साइड, उत्पाद कौन सा है आपका, उत्पाद मैंने पहले ही बता रखा है कि उत्पाद कौन सा है, ये आपका इतना पोर्शन क्या है, उत्पाद है, ठीक है। और ये इतना पोर्शन आपका क्या है, अभिकारक है, ठीक है। तो आपको उत्पाद और अभिकारक से ही परमाणुओं की संख्या को निकालना है, ठीक है। तो Fe कितना है, Fe अभिकारक में 1, उत्पाद में Fe कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, Fe 3। उसके बाद अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं अभिकारक में, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। 2 कहाँ हैं आपके, ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन। फिर उत्पाद में देखते हैं, उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर क्या है, O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके अभिकारक में कितने हैं, तो अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, और उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं, तो वो उसमें 4 हैं, ठीक है। अब देखना क्या है कि अभिकारक में कुछ चीज़ें तो ठीक हैं, सेम है अभिकारक और उत्पाद में, बट कुछ चीज़ें क्या हैं, उन जो है अभिकारक से ज़्यादा हैं या उत्पाद से ज़्यादा हैं, मतलब अभिकारक में ज़्यादा है उत्पाद की अपेक्षा, या उत्पाद में ज़्यादा है अभिकारक की अपेक्षा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसे संतुलित करना है, ठीक है। कहने का मतलब इसे आपको इक्वल करना है, जो समीकरण है जितने इधर परमाणु हैं आपको उतने ही उधर होने चाहिए। कहने का मतलब अगर जितने लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में क्या होंगे, परमाणुओं की संख्या होगी, तब जो है तब जाके आपकी जो समीकरण होगी वो संतुलित मानी जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसके आगे तीसरे चरण को पढ़ते हैं। तीसरे चरण में क्या लिखा है, सुविधा के लिए क्या है, तीसरे चरण में सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी आपको पहले उसको जो है संतुलित करना है, ठीक है, वह अभिकारक हो या उत्पाद हो। कहने का मतलब जिसमें क्या होगी, आपके यौगिक जो है परमाणु जिनमें क्या है सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक जो होंगे वो चाहे उत्पाद हो या चाहे अभिकारक हो, आपको सबसे पहले उसी को संतुलित करना है, ठीक है। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या, उस यौगिक में सबसे अधिक उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्वों को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं
जबकि बाईं ओर ऑक्सीजन का केवल एक परमाणु है। ठीक है, मैंने समीकरण जो ऊपर लिखी थी उसी समीकरण के अनुसार आपको देखना है। ठीक है, तो क्या है, सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या किस में है, तो Fe3O4 में। ठीक है, और ये Fe3O4 कहाँ किस साइड का है, ये आपकी जो है राइट हैंड साइड का है। कहने का मतलब ये प्रोडक्ट है। ठीक, ये प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट का है तो आपको सबसे पहले इसी को जो है संतुलित करना है। ठीक है, तो इसे संतुलित करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में परमाणुओं की ऑक्सीजन के परमाणु क्या हैं, प्रारंभ में अभिकारक में क्या है, सबसे पहले जो अभिकारक में दे रखा था तो उसमें दे रखा था H2O। H2O में जो ऑक्सीजन है वो 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो आप क्या करेंगे, इसे जो है आपको 4 बनाने। ठीक है, आपको ऑक्सीजन 4 बनाने। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने, 2 बनाने। ठीक है ना, यही तो करना है। तो आप क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन O4 करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन आपका H2O और O4 बनेगा। इसी प्रकार सेम आपको Fe3O4 में 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्या बनेंगे, जो कुछ बनेगा लास्ट में आपके संतुलित करने के लिए आपका 4 आएगा। और आपको ये 4 क्या करना है, यह याद रखना है कि आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में सम्मिलित तत्वों तथा यौगिक के सूत्र नहीं बदल सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब जो अभिक्रिया में तत्व लिए गए हैं, यौगिक लिए गए हैं, मतलब कहने का मतलब जो चीज़ें अभिक्रिया में शामिल हैं, हम उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को करना है, जैसे ऑक्सीजन परमाणु क्या है, संतुलित करने के लिए 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, 4H2O लिख सकते हैं या 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O का होल 4 नहीं आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। अब समीकरण थी वो अब कुछ इस प्रकार होगी, क्या होगी, Fe उसमें कुछ समीकरण आपकी ये होगी। तो ये समीकरण क्या है, जैसे क्या है, Fe प्लस 4H2O और फिर जो प्रोडक्ट आपका होगा वो क्या होगा, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब आप स्टेप नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, स्टेप नंबर 4 कह रहा है Fe में अभी तक आप किसको जो है किस अभिकारक, मतलब कहने का मतलब किस परमाणु को हमने संतुलित किया, तो वो परमाणु था केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मैंने अभी तक संतुलित किया। अब बचा क्या, आपकी Fe बची, मतलब आयरन बचा। अब आपको इसको संतुलित करना है। ठीक है, तो आपको आयरन को संतुलित करना है। ठीक है, तो Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। कहने का मतलब अभी तक जो कुछ मैंने संतुलित किया, ठीक है, उनमें से अभी कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी,
अब उन चीज़ों को, उनमें से जो चीज़ें बाकी रही वो क्या थी, तो वो था Fe तथा हाइड्रोजन, मतलब आयरन और हाइड्रोजन। अभी ये दो परमाणु जो हैं ये अभी तक मैंने संतुलित नहीं किया है। अब क्या करना है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो तत्व दे रखे हैं, तो अब इनमें भी क्या करना है, इनमें आपको देखना है कि जो सबसे अधिक होगा आपको पहले उसी को करना है। ठीक है, तो क्या करना है, इनमें से किसी भी एक तत्व को आप लेंगे और उसे आपको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, मतलब आगे उसे लेके संतुलित करना है। तो क्या करना है, अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे। मतलब हाइड्रोजन परमाणु क्यों लिया गया, मैंने अभी इसके पहले स्टेप में भी बताया था कि जो क्या होंगे अभिकारक या उत्पाद में उनके परमाणुओं की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। सबसे पहले हम उसी को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन क्या है, आपका उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपके 2 हैं। और जो मैंने अभी की थी उसमें भी हाइड्रोजन संतुलित नहीं हो पाया था, इसलिए हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणुओं की संख्या को 4 से 4 कर देते हैं। मतलब जो दाईं ओर है उसे क्या करेंगे, हम 4 कर देंगे। ठीक है, जो दाईं ओर हाइड्रोजन है हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो हाइड्रोजन बनेंगे, ठीक है, उससे आप क्या करेंगे, उस समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना है, जो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दाईं ओर, कहने का मतलब RHS साइड मतलब क्या है, उत्पाद है। आपको सबसे पहले उत्पाद में जो हाइड्रोजन होंगे उसको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसमें उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। अब उसको जब 2 है तो पहले से 2 है, उसको वो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 मतलब 8। अब क्या करना है, अभिकारक में आपके जो अभिकारक थे, तो अभिकारक में क्या था, 4H2O बना था। अब आपको उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अब इस प्रकार होगा। अब जो समीकरण आपकी होगी कुछ इस प्रकार होगी। इस प्रकार कैसे होगी, अब आपकी जो समीकरण बनके तैयार होगी वो समीकरण आपकी होगी Fe प्लस 4H2O। अब आपका जो उत्पाद बना वो होगा Fe3O4 और हाइड्रोजन के कितने होंगे, 4H2 होगा, 4H2O। क्या अभी समीकरण संतुलित है, नहीं है। तो हम आगे के चरण में फिर देखते हैं कि अब इसमें जो बचा है अब हम उसको चेक करते हैं। तो अभी क्या बचा है, अभी आपका बचा है केवल और केवल क्या बचा है, Fe बचा है। अब हम Fe को संतुलित करेंगे। तो Fe को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, Fe को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए। जो ऊपर समीकरण दे रखी है आप उस समीकरण को देखिए, उसमें आखिर किस चीज़ कौन सा भी जो है परमाणु है जो संतुलित अभी तक नहीं हुआ है। अब जो परमाणु संतुलित नहीं हुआ है आपको उस परमाणु को क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, जो अब तक असंतुलित हैं आप पढ़ेंगे कि केवल लोहा, मतलब लोहा कहने का मतलब आयरन ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। मतलब कहने का ये है कि अभी तक अन्य सारी चीज़ें जो है संतुलित हो चुकी हैं, केवल और केवल आपका जो है Fe बचा है जो अभी तक संतुलित नहीं हो पाया है। अब जो Fe बचा है आपको Fe को संतुलित करना है। तो Fe को भी संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे, जिस प्रकार से आप पहले के चरण में देखते आए हैं कि जिस ओर वो चाहे LHS साइड हो या RHS साइड हो, जिस ओर परमाणुओं की संख्या क्या है, ज़्यादा होगी, सबसे पहले हम उसी को लेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, उत्पाद अकॉर्डिंग टू जो है प्रोडक्ट। अब आपको जो कुछ करना है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या है,
Fe3O4 था, अब Fe3 है, कहने का मतलब आपको 3 Fe कंप्लीट करना है, ठीक है। जो आपके अभिकारक होंगे, अभिकारक में Fe1 है, तो आपको Fe1 है तो आपको उस Fe को क्या करना है, Fe को 3 बनाना है, ठीक है। तो उस Fe को 3 बनाना है, तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको Fe से उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो उत्पाद है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या होगा 3 इंटू Fe3O4, ठीक है। अब जो 3 आया, आप क्या करेंगे, Fe को, जो Fe था 1, अब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो फाइनल जो Fe बनेगा वो होगा 3Fe, ठीक है, 3Fe बनेगा। अब क्या होगा, Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर 3 परमाणु लेते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया कि जो उत्पाद होगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई अगर किए हैं तो अभिकारक, जो अभिकारक है उधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe3 था उत्पाद में, अब जब Fe3 था, अब आपका क्या होगा, जो है अभिकारक में भी Fe3 बनेगा। अब जब अभिकारक में भी Fe3 बन के तैयार हुआ, ठीक है, तो कहने का मतलब जो जितने जो जितने आयरन आपके उत्पाद में थे, अब उतने ही आयरन क्या हुए, आपके जो है अभिकारक में भी बन के तैयार हुए, ठीक है। अब छठे चरण में देखते हैं, छठे चरण में क्या है, ये अंतिम चरण है। तो अंतिम चरण में क्या है, अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच कीजिए। जांच के लिए हम समीकरण को दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की परिकलन करते हैं। अब जो इसमें जो परमाणु दोनों ओर जो समीकरण बन के तैयार हुई है, अब उन मतलब वो अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर की क्या करेंगे, हम जांच करेंगे, ठीक है। दोनों ओर की क्या करेंगे, जांच करेंगे, और जांच करेंगे तो उसमें क्या पता करना है, पता ये करना है कि जो मैंने समीकरण बनाई थी क्या वो अब संतुलित हो चुकी है। अगर हुई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई है तो अब हमें फिर उसको चेक करना पड़ेगा, तो उसको संतुलित कहाँ कमी हुई है, उस कमी को देखकर हमें उस समीकरण को पुनः चेक जो है संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या था, आप समीकरण में देखिए उत्पाद और अभिकारक की ओर। उत्पाद में क्या है, उत्पाद में Fe कितना है, Fe 3 है, और इधर कितना है, Fe 3 है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या है, Fe 3 हो चुके हैं। फिर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और इधर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4 लिखा है, 4H2O, तो 4H2O मतलब 4 दूनी 8, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 1 इंटू 4, ये बन के तैयार होगा 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, मतलब 4 है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 4H2O, इधर 4H2O। अब इधर चेक करने हैं क्या 4H2O हाइड्रोजन है, तो जी हाँ बिल्कुल है। मैंने इधर देखो ये इतना, इसको हटा दो, अब आप इसको हटा दिए, अब देखिए क्या इधर 4H2O है, जी हाँ बिल्कुल है 4H2O। तो ये क्या होगी, आपकी जो समीकरण है ये पूरी तरीके से संतुलित हो चुकी है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का इतने में डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। समीकरण में दोनों ओर के तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण क्या है, अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए इस विधि को हीट एंड टॉयल विधि कहते हैं, ठीक है। मतलब जो समीकरण, इस समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, हीट एंड टॉयल, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जो समीकरण को संतुलित करने की विधि है ये पूछ सकता है, उसमें आपके जो है कहने का मतलब जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें पूछ सकता है कि जो है समीकरण, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, ठीक है।
तो समीकरण को संतुलित कर रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रैप। ठीक है, बात समझ में? ये चीज़ें जरूर याद रखिएगा। ये आपके क्या हैं? पॉइंट हैं जो आपके पूछ सकते हैं। ये 1 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, याद रखिएगा। भौतिक अवस्थाओं में संकेत लिखना। ठीक है, अब भौतिक अवस्थाओं में कहने का मतलब फिजिकल। ठीक है, फिजिकली किसी संकेत को लिखना। ठीक है, अब ये आपका जो चरण है तो क्या है? ऊपर लिखे संतुलित समीकरण, ऊपर जो समीकरण आपकी दे रखी थी संतुलित समीकरण, उसमें क्या करना है? ऊपर जो लिखित संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। मतलब जो समीकरण मैंने ऊपर लिखी थी, आप उस समीकरण को क्या करना है? आपको उसकी जांच करना है। ठीक है, और इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। मतलब क्या है? जो रासायनिक समीकरण बनी है, आप उससे जो रासायनिक समीकरण है उससे आप इसको भी पता कर सकते हैं कि क्या उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ है, क्या उसकी रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ है। इन सब चीज़ों को भी हम क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण के सहायता से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण रासायनिक अपक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस द्रव जलीय तथा ठोस अवस्था को क्रमशः गैस मतलब जो गैस अवस्था में होगा उसे G से इंडिकेट करेंगे, और जो द्रव अवस्था में होगा उसे AQ से इंडिकेट करेंगे, और जो ठोस होगा उसे क्या करेंगे? हम S से डिनोट करेंगे। मतलब S मतलब सॉलिड, AQ मतलब आपका जो द्रव्यमान होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा उसको, और जो गैस होगी उसे G से इंडिकेट किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है। ठीक, अभिकारक या उत्पाद जब जलीय घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम एक्वस लिखते हैं। मतलब क्या है? जब अभिकारक या उत्पाद, अगर कोई अभिकारक या उत्पाद अगर उसके बीच में AQ लिखा है तो वो क्या होगी? वो अभिक्रिया क्या आपकी होगी? वो द्रव अवस्था में द्रवित होगी। जो उसमें द्रव का जो है वो ठोस अवस्था में तो तत्व होंगे, उनसे वो रिएक्ट नहीं कर रही है। वो उस समय क्या है? वो एक द्रव अवस्था में वो जो है, जो केमिकल यूज कर रहे हैं वो आपकी क्या होगी? वो द्रव अवस्था में वो केमिकल होगा। ठीक है, वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा AQ। ठीक है, और गैस क्या होगी? वो G को इंडिकेट करेगी। मतलब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर इसको हम लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो AQ, और अगर गैस में तो G। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर को अगर हम ठोस फॉर्म में ले रहे हैं तो वो क्या होगा? सॉलिड में S, और अगर लिक्विड में ले रहे हैं AQ, और अगर गैस में ले रहे हैं तो क्या होगा? G। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे Fe3 में क्या है?
Fe3 इसके बीच में क्या लिखा है, S लिखा है। तो S लिखा है कहने का मतलब ये S है, तो ये जो Fe3 ले रहे हैं हम, तो वो सॉलिड अवस्था में ले रहे हैं, मतलब ठोस अवस्था में ले रहे हैं। H2O के बाद G लिखा है, तो ये क्या ले रहे हैं हम, H2O को क्या कर रहे हैं, गैसीय अवस्था में ले रहे हैं, ना कि सॉलिड में ले रहे हैं, ना कि लिक्विड में ले रहे हैं। हम इसे गैसियस जो है गैसियस अवस्था में ले रहे हैं, ठीक है। फिर Fe3O4 को अब हम क्या कर रहे हैं, इसे भी हम, अब ये जो प्रोडक्ट बना ये सॉलिड में बना, और 4H2O, ये जो 4H2O है ये आपका क्या हुआ, गैसियस स्टेट में बना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है, ठीक है। H2O के साथ, ठीक है, H2O के साथ क्या किया गया है, G का प्रयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि अभिक्रिया जलीय जल का उपयोग भाप के रूप में करता है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर H2O लिया गया है, मतलब H2O लिया गया है, ठीक है, H2O लिया गया है, तो H2O क्या आपका है, ये वाटर है, ठीक है। H2O क्या है, ये आपका वाटर है, और वाटर वो भी किस फॉर्म में लिया गया है, वो आपका गैसियस स्टेट में कहने का मतलब ये क्या है, वाटर एक भाप के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। वाटर को किस रूप में यूज किया गया है, वो भाप के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। तो अब हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आगे हम क्लास को कल फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दोस्तों में आप लोग बताइएगा अपने अपने दोस्तों को। और ये जो है मैं आपको PDFs इनकी एकदम हैंड रिटन दूंगा, और वो भी एकदम फ्री, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को, और आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं अभी मेरा जो है नई जर्नी है यूट्यूब पे। इसलिए आप लोगों से कहने का मतलब, मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, और मैं आप लोगों को एक बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकूँ, ठीक है। और मैंने जिन जिन चीज़ों को बताया है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप लोग उन चीज़ों को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अपनी पढ़ाई करिए और मस्त एंजॉय करिए।